मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वही हाल एडीएमके में है। यहां पर एक्स एमएलए हमारी बहन नीलोफर साहिबा थी, उनको टिकट नहीं दिए, खैर उनकी पार्टी का फैसला है। क्या हमारी बहन ने रोकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं कहा कि कमर्शियल टैक्स का मिनिस्टर मुझे तकलीफ दिया? आखिर कोई डिग्निटी है नहीं है माइनॉरिटीज की? यहां पर हमारी लड़ाई डिग्निटी की है, सेल्फ रेस्पेक्ट की है। इज्जत का कोई सौदा नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप मुत्तहदा तौर पर इस अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। वानियमबाड़ी से आप जनाब वकील साहब को अपना एक वोट देकर कामयाब करिए। और मुझ पर इल्जाम लगाने वाले बी टीम का पिछले 6.5 साल से बीजेपी की हुकूमत है। हर कानून की मैंने मुखालिफत की। ट्रिपल तलाक का कानून आया, जब पहली मर्तबा 2014 में ट्रिपल तलाक का कानून आया तो क्या यह कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया था? बाद में 2019 में आया तो कांग्रेस पार्टी ने अपना पोजीशन बदल दिया। यूएपीए का कानून आया, मैंने मुखालिफत की। आरटीआई का कानून आया, हमने बीजेपी का अपोज किया। सीएए का कानून आया तो सारी दुनिया ने देखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नरेंद्र मोदी और एनडीए के 300 से ज्यादा एमपीज के सामने मैंने खड़े होकर यह कहा कि सीएए का कानून भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया उसके खिलाफ है। और मैंने बीजेपी के 300 एमपीज के सामने उस कानून को फाड़ कर कहा यह काला कानून है, उसको नहीं मानते। आप बताइए कि हर चीज में हम बीजेपी की मुखालिफत करते हैं तो आखिर इनको गुस्सा क्या है? इनको गुस्सा यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कैसे इलेक्शन लड़ती है, मजलिस क्यों हमारे सामने खड़े होती है। ये चाहते हैं कि हम इलेक्शन ना लड़े, बल्कि मजलिस के खिलाफ इल्जाम लगाकर पैगाम आपको दे रहे हैं कि तुम कभी हमारे खिलाफ नहीं लड़ना, तुम्हारा काम हमारी गुलामी है, तुम्हारा काम यह है कि तुम अपनी आंखों को नीचे रखकर जैसा हुक्म दे तुम उस तरह से अपनी जिंदगी गुजारो। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, यहां से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहां से मैं हमारा कैंडिडेट वकील है। ये लड़ाई यकीनन हमारी पार्टी की, हमारे उम्मीदवार की है। यकीनन ये लड़ाई हमारी पार्टी की, हमारे अलायंस की लड़ाई है। मगर याद रखिए ये लड़ाई मुस्तकबिल की लड़ाई है। मुस्तकबिल की लड़ाई इसलिए कि कोई जिंदगी का भरोसा नहीं। कल आज मैं हूं, कल नहीं रहूंगा, मगर मेरी कोशिश ये कि मेरी इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आपकी आवाज, आपकी सियासी ताकत बरकरार रहे। और उस काम के लिए आपसे अपील करने आया हूं कि 6 तारीख के दिन आप अपना एक वोट जनाब वकील साहब के अपने इस्तेमाल करें। याद रखिए बगैर पॉलिटिकल आवाज के, बगैर पॉलिटिकल लीडरशिप के आपको कोई नहीं पूछने वाला है। आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि डर की बुनियाद पर नहीं, डर की बुनियाद पर वकील को वोट मत दीजिए, किसी पार्टी को वोट मत दीजिए। उम्मीद की बुनियाद पर पूरे पुरुम्मीद होकर आप अपना एक वोट जनाब वकील साहब को दीजिए। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हमारी डिग्निटी की लड़ाई है, हमारी रेस्पेक्ट की लड़ाई है। इस पर कोई किस्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एडीएमके पार्टी है, बीजेपी के साथ है। आपके चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर चाय पीते हैं और तमिल अवाम के जज्बात की बात करते हैं। मैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को कंडेम करता हूं। आई क्रिटिसाइज एंड कंडेम द डिसीजन टेकन बाय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इन abstaining from the UNHRC resolution. They should have completely supported that resolution which was moved against the Sri Lankan government which committed atrocities on Sri Lankan Tamils. ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने आज रेजोल्यूशन में एब्स्टेन हो गए। क्यों एब्स्टेन हुए? इसलिए एब्स्टेन हुए कि ईस्टर्न टर्मिनल का कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी के चाहने वाले को मिल रहा है। आज आप बताइए, बड़ी बड़ी तमिल अवाम से हमदर्दी की बातें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर करते हैं, मगर जहां पर हमदर्दी दिखाने का वक्त आया वहां पर नरेंद्र मोदी एब्स्टेन हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
हर महाज पर बीजेपी एडीएमके की गवर्नमेंट नाकाम साबित हो रही है। आप जब 6 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने गैस के सिलेंडर को देखिए, उसकी कीमत कितनी बढ़ चुकी है। पेट्रोल 100 रुपये हो चुका है, डीजल करीब 90 रुपये हो चुका है, और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोई देश में कोई पॉलिसी नहीं है, महंगाई बढ़ते जा रही है, बीजेपी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। एडीएमके और बीजेपी मिलकर तमिलनाडु में हिंदुत्व को प्रमोट करना चाहती है, और अगर कोई बीजेपी को, एडीएमके को सही पॉलिटिकल तरीके से कोई उनका मुकाबला कर सकता है तो वो दिनाकरन की अलायंस और उसकी तमाम पार्टीज कर सकते हैं। आज तमिलनाडु की सियासत में कभी 2 ही पॉलिटिकल पार्टी थे, आज पहली मर्तबा एक तीसरा पॉलिटिकल फॉर्मेशन आया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस पॉलिटिकल फॉर्मेशन का साथ कीजिए, आप आगे बढ़िए, बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अरे जो हमको बी टीम की बात कर रहे, क्या पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम किसका सपोर्ट कर रहे थे? भाई इलेक्शन हुआ था, किसका सपोर्ट कर रहे थे? जब हम अच्छे थे, दूध के धुले हुए थे, जब तुम्हारे मुंह में गुलाब जामुन पड़ गया तो बुरे हो गए। ये क्या बात है? आपके साथ रहे तो अच्छे, आपके मुखालिफत में आ गए तो बुरे हो गए। मकसद क्या है कि तुम हमारी गुलामी करो, तुम्हारे को कोई अख्तियार नहीं है कि हमारे सामने खड़े होकर कौन है वकील। ये मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनकी हिपोक्रेसी है, ये इनकी मुफाद परस्ती है, इनका अपॉर्चुनिज्म है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपको अपनी पार्टी के कैंडिडेट को कामयाब करना है। आज मुस्लिम माइनॉरिटी का पॉपुलेशन तमिलनाडु में 6-7% के दरमियान में। मेरे सवाल का जवाब दो डीएमके, एडीएमके वालों, क्या बात है कि 6-7% पॉपुलेशन है और 11% जेलों में मुस्लिम माइनॉरिटी का जिम्मेदार कौन है? 11% है। आप बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? वानियम्बाड़ी में बच्चों का स्कूल नहीं है, 6-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता स्कूल के लिए। वानियम्बाड़ी में पीने का पानी नहीं है। कहां गया पीने का पानी? क्यों नहीं लेकर आते आप पीने का पानी? कोई उसका इंतजाम नहीं कर सकते। आप अगर वो तालाब से आसान तरीका है पाले रिवर में पानी लाने का, मगर आप वो भी नहीं करते। हर महाज पर वानियम्बाड़ी पीछे होता चला गया।